यह चेतना रेडियो है। अब आप सुनेंगे अखिल भारतीय जाट महासभा संग्रिया के अध्यक्ष राजाराम बेनीवाल एवं उदय बेनीवाल से मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक के संग्रिया प्रस्तावित दौरे पर विशेष वार्ता। वार्ताकार हैं संजय आर्य। नमस्कार। आज हमारे साथ हैं दो विशेष मेहमान, अखिल भारतीय जाट महासभा संग्रिया के अध्यक्ष श्री राजाराम बेनीवाल साहब। राम राम किसान भाइयों और युवा साथियों। युवाओं के लिए एक शिक्षक के रूप में पूर्ण मनोभाव से काम करने वाले उदय बेनीवाल साहब। नमस्कार। राजाराम जी, आजकल संग्रिया में बड़ा चर्चा का विषय है कि मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक साहब संग्रिया में आ रहे हैं। उनको आतिथ्य अखिल भारतीय जाट महासभा संग्रिया प्रदान कर रही है। मैं आपसे सबसे पहले यह जानना चाहूंगा कि अखिल भारतीय जाट महासभा संग्रिया ने सत्यपाल मलिक साहब को किस उद्देश्य से इस क्षेत्र में आमंत्रित किया है। इस कार्यक्रम का शानदार उद्देश्य एक ही है जी, महामहिम राज्यपाल महोदय जो कि किसानों की आवाज़ बने, उनका अभिनंदन करना और उसके साथ साथ किसानों के लिए किसान मेला और युवाओं के लिए शिक्षा मेले का आयोजन का कार्यक्रम करने के लिए उनको आमंत्रित किया गया है। उसके साथ साथ महामहिम महोदय का रक्त अभिनंदन भी करेंगे। उदय बेनीवाल साहब, राजाराम जी ने सत्यपाल मलिक साहब को संग्रिया आमंत्रण के पीछे अपना मुख्य उद्देश्य यह बताया कि उन्होंने व्यवस्था में रहते हुए किसान और किसानी से संबंधित समस्याओं पर बहुत मुखर होकर अपनी बात कही। उसी से प्रभावित होकर उनका अभिनंदन करने के लिए उन्हें अखिल भारतीय जाट महासभा संग्रिया ने संग्रिया में आमंत्रित किया है। इसके साथ साथ राजाराम बेनीवाल साहब ने दो बातें और जोड़ी हैं। उनके अभिनंदन के साथ कार्यक्रम को उपयोगी बनाया जा सके, इसके लिए किसानों से संबंधित जानकारियां, विद्यार्थियों से संबंधित जानकारियां भी इस कार्यक्रम के आयोजन के दौरान रहेंगी। आपसे मेरा यह प्रश्न रहेगा कि इस अभिनंदन कार्यक्रम के साथ इन किसान और विद्यार्थी उपयोगी कार्यक्रम को क्यों जोड़ा गया और आने वाला किसान और विद्यार्थी जो सत्यपाल मलिक साहब को इस कार्यक्रम में सुनने आएगा वह किस तरह से लाभान्वित हो सकता है। देखो सर, ये बहुत ही शानदार बात है कि वह लाभान्वित कितने तरीके से हो। हमारा श्रोता है जो वहाँ हमारी सभा का विशेष व्यक्ति होगा और उसको जीवन की कुछ दिशा मिले, यह इस कार्यक्रम का एक साथ में बड़ा मकसद है। आज स्थिति यह होगी कि हमारे वैचारिक प्रदूषण का दौर चल रहा है और इसके साथ साथ नासमझी का दौर भी बहुत बड़ा आ गया है। हमारे पास इन दोनों का एक ही विकल्प है, शिक्षा। इसीलिए हमने इसको साथ में इस मकसद से भी रखा है कि यहाँ शिक्षा मेले का आयोजन हो और एक वैचारिक दिशा मिले, भाईचारे का संदेश आए और हम सब एक मंच पर बैठने योग्य अपने आप को समझें। आज जो कट्टरता आ रही है हर बात की, छोटी छोटी वैचारिक मतभेद के कारण हम अलग अलग मंच बनाते जा रहे हैं, उससे हटकर कहीं हम सब एक मंच पर बैठ पाएं, ये बड़ा मकसद है। और हम आने वाले समय में ये करना चाहते हैं इस संग्रिया क्षेत्र में, जैसा बाड़मेर में डॉक्टर भारत सारण ने किया है। वो 50 विलेजर्स के नाम से हर वर्ग के बच्चों को छांट कर लाते हैं, प्रतिभावान बच्चों को निःशुल्क तैयारी करवाते हैं और प्रतिवर्ष 100% रिजल्ट देकर चिकित्सा क्षेत्र में उन बच्चों को भेज रहे हैं। इसी प्रकार तेजा फाउंडेशन के लोग आ रहे हैं, उनसे हमें मिलने का अवसर मिलेगा, हमारे बच्चों को, हमारे अभिभावकों को। तो वहाँ वो देखेंगे कि एक बैच में एक साथ 100 आरएएस कैसे उत्पन्न किए जा सकते हैं। वो बच्चे आरएएस नहीं बनते यदि तेजा फाउंडेशन की विचारधारा उनको नहीं मिलती, वह प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। हमारा कहीं एक मकसद यह भी है कि आने वाले समय में हम इतना समझदार हो जाएं और हमारे क्षेत्र में एक ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा हो जाए जिससे हर समाज का बच्चा जो बाहर नहीं जा सकता है वह यहाँ रहकर शानदार एक मंच के माध्यम से तैयारी कर सके, अपने आप को निखार सके और जीवन के एक देश को दिशा देने वाले अर्थों में मायने समझ सके। उदय बेनीवाल साहब, आपने अपनी बात में
तेजा फाउंडेशन का जिक्र किया। जी हमारा क्षेत्र तेजा फाउंडेशन से अधिक परिचित नहीं है। आप निश्चित तौर पर हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए तेजा फाउंडेशन की जानकारी दें। बिल्कुल, मैं इसमें एक बात ही बताना चाहूँगा कि तेजा फाउंडेशन की पूरी संचालन टीम आ रही है। राम स्वरूप जी जो इसको मुख्य रूप से देख रहे हैं, यहाँ के ही अपने डीसी सारण साहब उसको देख रहे हैं, वो लोग इसकी विस्तार से जानकारी देंगे। तो मैं चाहूँगा कि प्रत्येक अभिभावक, प्रत्येक विद्यार्थी सुनने के लिए आए और वह मंच पर ही समझे। मैं शायद उतना बढ़िया नहीं बता पाऊँगा जितना उसको वो शानदार तरीके से समझाएंगे। मैं केवल इतना बताना चाहूँगा कि वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी तो करवाते ही करवाते हैं, उसके साथ जीवन को एक सही दिशा में आगे बढ़ने का मकसद भी प्रदान करते हैं। किसानों को सत्यपाल मलिक साहब का अभिनंदन करने का अवसर मिले, इसके अलावा किसानी से संबंधित मुख्य जानकारियां उन तक मिले, इस संबंध में जो बात निकल कर आ रही है, आपने कुछ उपयोगी जानकारियों की स्टॉल्स वहां लगाई हैं। जी, ये स्टॉल, या मैं कहूं कि जहां से जानकारी का स्रोत होगा, वो कहां से उनका समागम होगा, क्या क्या जानकारियां किसान वहां से प्राप्त कर सकता है? मैं दो बातें इसमें जोड़ना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ के संग्रिया वासियों को विशेष बधाई देता हूँ कि हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र है वो नेशनल हेरिटेज की श्रेणी में अभी शामिल किया गया है। कृषि विज्ञान केंद्र अपनी जानकारी देगा। इसी प्रकार से हमारी ग्रामोत्थान विद्यापीठ का क्या इतिहास है और किस प्रकार से अब नई योजनाओं में आगे बढ़ने की मंशा रखते हैं, वो जानकारियाँ मिलेंगी। किसानों के बारे में यदि हम बात करें तो वहाँ उन्नत किस्म की बीज जो कंपनियां हैं वो आ रही हैं। उपकरण से संबंधित हमारा संग्रिया इंटरनेशनल लेवल पर फेमस है। अनेकों यहाँ उपकरण बनाने वाले लोग हैं, किसानी उपकरण बनाने वाले, वो सब अपने उपकरण डिस्प्ले करने वाले हैं कि कितनी ये तवियाँ किस प्रकार से काम करने लगी है, कल्टीवेटर्स किस प्रकार से काम करने लगे हैं, बिजाई मशीन कैसी आ गई है, तो वो सारी चीज़ें डिस्प्ले होंगी। हमने इवन थोड़ा सा शौक का भी इसमें समाधान किया है। डबवाली से जो जीप मॉडिफाई करके बनाते हैं उन लोगों को भी हमने आमंत्रित किया है और विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ से भी संपर्क किया। देखते हैं कितने लोग पहुंच पाते हैं और कितना शानदार ये मेला रहेगा। तो मैं बार बार आमंत्रित करूंगा उन सबको जो ये सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कि आप आकर एक बार आकलन जरूर करें कि आपके लिए हम कितना व्यवस्था कर पाए हैं। तेजा फाउंडेशन के अलावा विद्यार्थियों के लिए क्या जानकारियां उपलब्ध होंगी? कौन कौन से संस्थान जानकारी उपलब्ध करवाएंगे? क्या उन्हें प्रवेश संबंधी भी कोई मार्गदर्शन प्राप्त होगा? बिल्कुल, तेजा फाउंडेशन और मैंने दो नाम लिए, भरत सारण जी का 50 विलेजर्स, उन्हीं के साथ एक कलाम आश्रम की व्यवस्था है और वो केवल यही तैयारी करवाते हैं कि बच्चा स्कूलिंग के बाद किस प्रकार से अपने एक पसंद के और अपने योग्यता अनुसार कैरियर को चुने और किस प्रकार से नए जगह पर प्रवेश ले पाए। वो प्रवेश की विशेष जानकारियां वो लोग देने वाले हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण से हम अभी पूरी तरह निजात नहीं हुए हैं, लेकिन हमारे स्वास्थ्य विभाग ने, हमारे चिकित्सकों ने बहुत से हमें स्वतंत्रताएं प्रदान की हैं। उन स्वतंत्रताओं और नियमों के अध्याधीन ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, लेकिन आज भी कोरोना वायरस के संबंध में जागरूकता को बनाए रखना और उनके निरोधात्मक कार्यों को निष्पादित करना भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इस संबंध में आपने क्या व्यवस्था की है? जी, प्रशासन बड़ा शानदार सहयोग कर रहा है। यहाँ के BCMO साहब ने हमें पूरे इस मार्गदर्शन के लिए एक बैठक ली। उन्होंने बहुत सारी बातें हमें समझाई और जिसमें पब्लिक से मैं जो साझा करने वाली बात आपको बताना चाहूँगा, वो एक वैक्सीनेशन सेंटर भी वहाँ क्रिएट कर रहे हैं, जिसके अंदर प्रथम डोज, द्वितीय डोज और जिसको हम आम भाषा में बूस्टर डोज कहते हैं, वो सभी प्रकार के वैक्सीनेशन के लिए वहाँ काउंटर होगा। जो भी साथी चाहे कि मेरे वहाँ आऊँ और मेरे एक वैक्सीनेशन का भी लाभ ले लूँ, तो वहाँ तुरंत उसको ये सुविधा रहेगी। वैक्सीनेशन के साथ साथ हमें कुछ डॉक्टर्स भी शानदार बातें संबोधित करने वाले हैं जो जीवन में हम स्वस्थ रहने के लिए उनको उपयोगी मानते हैं। उदय बेनीवाल साहब, मुझे उस पुराने जमाने की याद आ गई जब स्वामी केशवानंद जी के निर्माण दिवस के अवसर पर संग्रिया में बड़े बड़े आयोजन हुआ करते थे और उन आयोजनों में आने वाले विशेष अतिथियों के अतिरिक्त
प्रबुद्ध व्यक्तियों के अतिरिक्त श्रोताओं को, उस कार्यक्रम में भाग लेने वाले व्यक्तियों को बहुत सी जानकारियां, चाहे वो खेती से संबंधित हों, चाहे सामाजिक उत्थान से संबंधित हों, वहां विभिन्न स्टॉल्स के माध्यम से मिलती थी। आप भी एक कार्यक्रम के बहाने कई तरीके से लोगों को लाभान्वित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कार्यक्रम की अपनी सीमाएं होती हैं और एक राज्यपाल का कार्यक्रम मिनट टू मिनट चलता है। इन सब व्यवस्थाओं को एक कार्यक्रम में, एक माला के रूप में आपने किस तरह से पिरोया है? एक बड़ी टीम एक अनुशासित तरीके से काम कर रही है। निश्चित रूप से ये बड़ा सरल हो जाता है जब एक शानदार सी टीम और अनुशासन के साथ काम करें। मैं इसमें भी एक हटके, आपके पर्सन से हटके बात करना चाहूँगा कि हमने जितनी व्यवस्थाएं की है उनके लिए अलग अलग टीमें तो बनाई हैं, और वो टीमों में भी अपना एक टीम लीडर है और वो उनके साथ आपस में तालमेल से काम होगा। हमारे पास विभिन्न प्रकार के बाहर से, इवन हरियाणा, पंजाब से भी वॉलेंटियर्स आएंगे, स्पेशल स्काउटर्स आएंगे, गाइड आएंगे, रोवर्स आएंगे, तो वो लोग इसको बहुत ही शानदार तरीके से मैनेज करेंगे। इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं रहेगी। मैं जो ये कह रहा था कि आपने एक जिक्र किया कि लंबे समय से कोरोना काल ने ऐसे आयोजनों को भी बाधित किया है, और संग्रिया तो अपने आप में ऐसे आयोजन जैसे भूल ही गया। हमने अब की बार इसके अंदर उसमें थोड़ा सा हल्का मनोरंजन भी रखा है कि वैसाखी का पर्व है, तो निश्चित रूप से एक वैसाखी का आनंदमयी माहौल बने, उसके लिए हमने सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा है। एक दो यहाँ के जो उभरते कलाकार हैं नए, तो उन लोगों के लिए भी ये मंच रहेगा। और रही बात इसको कैसे मैनेज करना है, तो इस प्रकार के जब मंच सजते हैं तो वहाँ सीमा बोलने वालों की भी होती है, उनको भी निश्चित सीमा तक ही कहा गया है कि 3 से अधिकतम 5 मिनट का समय होगा। वो भी उनको व्यक्ति से बताया जाएगा कि कौन 3 मिनट बोलने वाला है, कौन 5 मिनट बोलने वाला है, और इस प्रकार से सारी कड़ी दर कड़ी व्यवस्था रहेगी। आपने एक बहुत ही सही बात कही। मैं इसमें एक अगली बात और जोड़ूंगा कि इसमें प्रोटोकॉल माने जाते हैं। प्रोटोकॉल का मतलब है जो नियम है उस नियम में ही कार्यक्रम होगा। राज्यपाल साहब जैसे ही मंच पर आते हैं तो वहाँ राष्ट्रगान होता है। हमारा फर्ज रहेगा, जितने भी लोग हम वहाँ उपस्थित होंगे, जो भी दूर तक उस राष्ट्रगान को सुनता है, नियम है कि हम सावधान खड़े होकर सुने। इसमें अगली बात क्या है? अगली बात यह है कि जब राज्यपाल साहब अपना उद्बोधन समाप्त करेंगे तो उसके बाद फिर राष्ट्रगान होगा। उस समय भी हमने पुनः खड़े होना है और वही सावधान की मुद्रा हासिल करनी है। उसके बाद में कार्यक्रम चलता रहेगा, वो अलग बात है, परंतु ये 2 समय ऐसे होते हैं, अक्सर लोग समझ लेते हैं कि उद्बोधन पूरा हो गया तो फिर कार्यक्रम पूरा हो गया, जबकि कार्यक्रम आगे चलेगा। उद्बोधन के बाद जो राष्ट्रगान हो, वहाँ भी हम ईमानदारी से और अनुशासन तरीके से राष्ट्रगान के लिए खड़े हों। ये मैं आपके माध्यम से सबसे अपील करना चाहूँगा। उदय बेनीवाल साहब, यह कार्यक्रम कितने बजे प्रारंभ होगा, कितने बजे समाप्त होगा, और क्या हमारे राज्यपाल महोदय, मेघालय के राज्यपाल महोदय सत्यपाल मलिक साहब के उद्बोधन के बाद भी यह कार्यक्रम जारी रहेगा? बिल्कुल, यह कार्यक्रम, जैसा कि ये निमंत्रण पत्र घर घर भेजा जा रहा है, इसके अंदर 13 अप्रैल सुबह 9:30 बजे नई धानमंडी में यह कार्यक्रम आरंभ होने वाला है, और 9:30 बजे के बाद में राज्यपाल जी के उद्बोधन के बाद भी ये कार्यक्रम चलेगा, जिसमें कुछ गतिविधियां होंगी, और ये लगभग ये माने कि 12:30 से 1 बजे के बीच में समाप्त हो जाए। उदय बेनीवाल साहब, मैं आपसे इसी संबंध में एक महत्वपूर्ण चर्चा और करना चाहूंगा। जी, बाजार में यह भाव भी उभर कर आया कि यह फसल विक्रय का समय है, और इस दौरान आप नई धानमंडी में इस कार्यक्रम को अंजाम दे रहे हैं, प्रस्तावित है वहां किया जाना। किसानों को असुविधा नहीं हो, इसके लिए आपने, कृषि उपज मंडी समिति ने, प्रशासन ने और स्थानीय व्यापारियों ने क्या व्यवस्था की है? हमने सबसे पहले तो यह व्यवस्था की कि प्रशासन से मिलके और इस कार्यक्रम की रूपरेखा को ऐसे तैयार किया कि जमींदार को कम से कम, किसान को कम से कम परेशानी हो। 11, 12 और 13 की जो क्रय विक्रय की जो अपना प्रक्रिया रहती है वह बंद रहेगी। प्रत्येक गांव में किसान भाइयों से अपील की है कि आप इन दिनों में फसल कटाई, गेहूं की कटाई को आरंभ ना करें, और एक विशेष उत्सव के रूप में अब की बार कटाई को आरंभ करें, क्योंकि वैसाखी को हम कटाई का दिन भी मानते हैं। हालांकि वैसाखी के अपने महत्व हैं, परंतु इसको एक कटाई का दिन भी मानते हैं कि यहाँ से कटाई आरंभ होती है। तो ये इच्छा है कि अब की बार हमारी
जो फसल की आवक है बाजार में वो 14 तारीख से होगी, खास तौर से गेहूं की। और उससे पहले बाकी व्यवस्थाएं ये रहेंगी कि 10 तारीख को अब संडे है तो निश्चित रूप से उस दिन बोली होती भी नहीं है, और 3 दिन में कृषि उपज मंडी और पूरा प्रशासन सहयोग करते वहाँ की सफाई करके और वो व्यवस्था बनाने का प्रयास करेंगे। यह संयोग का विषय है या सुनियोजित कि यह किसान से संबंधित कार्यक्रम किसानों के द्वारा सत्यपाल मलिक साहब को उनकी आवाज बनने के लिए सम्मानित किए जाने का कार्यक्रम बैसाखी के दिन आयोजित हो रहा है? बिल्कुल, ये संजोग तो है ही है, परंतु सुनियोजित भी है। और ये संजोग हमारे क्षेत्र में बहुत ही ज़रूरी था। हमारे जो पंजाबी किसान भाई हैं वो बैसाखी के दिन इसको त्यौहार के रूप में मनाने के लिए अपने विभिन्न जहाँ भी ये पर्व मनाए जाते हैं उन जगह इकट्ठे होते हैं, बड़े अल्टीमेट तरीके से इसको मनाते हैं। तो यह कहीं न कहीं एक आगाज, एक आरंभ संग्रिया में भी होने जा रहा है। आइंदा से हो सकता है कि इस पर्व को हम अपने क्षेत्र में उतना ही शानदार और तरीके से मना सके, बहुत ही बढ़िया तरीके से, और आइंदा से एक नियम ही बन जाए कि बैसाखी का दिन हमारा त्यौहार का दिन हो। इस क्षेत्र के लोग भी समझ पाएं उस बैसाखी के उस प्रथम अमृतपान के दिन की महत्वता क्या थी। उदय बेनीवाल साहब, इस कार्यक्रम को अखिल भारतीय जाट महासभा संग्रिया आयोजित कर रही है, लेकिन किसान, विद्यार्थी, नागरिक, श्रोता, प्रशंसक, अभिनंदनकर्ता, इसमें तो 36 बिरादरी का समागम होता है। कोई न कोई संस्था, चाहे वो किसी समाज से संबंधित हो या सर्व समाज से संबंधित हो, किसी कार्यक्रम की अगुवाई करती है। आप इस संबंध में 36 बिरादरियों और हमारे धर्म गुरुओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश से पहले एक शानदार बात करूं। एक बहुत ही बड़ी शख्सियत हमारे यहाँ आने वाली है शोदानपुरा से। उत्सुक रहिए कि वो कौन है, उनके क्या नाम है, परंतु उनका क्या कार्य है वो मैं बताना चाहूँगा। वो साथी ऐसे हैं जिनका लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए चयन हुआ है। वो विश्व के सबसे बड़े रक्तदाता के रूप में जाने जाते हैं, और इस तरीके से जाने जाते हैं कि उनको लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान मिलने वाला है। वह व्यक्ति इस कार्यक्रम की प्रेरणा बन के आ रहे हैं। वो जो जनता कहती है कि ये निम्न वर्ग है, उसी वर्ग से हीरो उभर के आ रहे हैं। और मजे की तरह बात यह है कि वो आने के लिए साइकिल से आ रहे हैं। वो किसी बस से नहीं आएंगे, कोई लग्जरी गाड़ी से नहीं आएंगे। मैंने कहा आपके लिए साधन भेज देते हैं। बोले ना, मैं साइकिल से आऊँगा, बताऊँगा कि अब भी कितने आयाम और हासिल किए जा सकते हैं। तो यहाँ 36 बिरादरी होगी। कोई तो आगे होता ही है, किसी ने तो एक बार अगुवाई करनी होती है। हमने केवल निमंत्रण दिया है, इतनी अगुवाई है। उसके अलावा हमारे किसी पंपलेट में किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, किसी भी चेहरे को हमने यहाँ से उभारने का प्रयास नहीं किया है। हमारा कोई हीरो नहीं है, केवल सत्यपाल जी मलिक ही आज इस कार्यक्रम के हीरो हैं। वही सब कुछ होंगे, उन्हीं को सुनना है। और एक मंच पर बैठकर यहाँ पूरे राष्ट्र को ऐसे ही मंचों से आयोजन हो, यह संदेश हम संग्रिया से देना चाहते हैं। बहुत खूब। किसान, विद्यार्थी और आम नागरिक 36 बिरादरियों का प्रतिनिधित्व करता है, और वही लोग सत्यपाल मलिक साहब का अभिनंदन करेंगे, इस महत्वपूर्ण आयोजन से लाभान्वित होंगे। आप इस कार्यक्रम से बहुत जुड़े हुए हैं। आपके संगठन को नेतृत्व राजाराम बेनीवाल साहब प्रदान कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी नागरिकों को आप इस कार्यक्रम के संबंध में और क्षेत्र की जागरूकता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसा कि उदय भाई साहब ने बताया, ये प्रोग्राम सर्वधर्म का है, न कोई पार्टी विशेष का है, न कोई जाति विशेष का है। अगुवाई जरूर इसका जाट समाज कर रहा है, लेकिन हर वर्ग के लिए प्रोग्राम है, किसानों के लिए, युवाओं के लिए। तो मेरा निवेदन ये रहेगा कि हर वर्ग से ज़्यादा संख्या में पहुंच के इसमें भाग लेके इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। बहुत खूब। एक बात मैं यहाँ और जोड़ना चाहूँगा, अतिथि ईश्वर का स्वरूप होता है, और सत्यपाल मलिक साहब अखिल भारतीय जाट महासभा संग्रिया के आमंत्रण पर हमारे क्षेत्र के अतिथि हैं, और वह हमारे क्षेत्र के हर नागरिक के लिए ईश्वर का रूप हैं। हमें उन्हें सुनना और इस कार्यक्रम से लाभान्वित होना, दो अलग अलग विषयों का एक साथ लाभ मिल रहा है। हमें इस त्रिवेणी संगम पर इन अलग अलग लाभों का एक साथ लाभ उठाना है।
आपने इस क्षेत्र के नागरिकों से मुखातिब होकर अपनी बात रखी। इस बात के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का धन्यवाद। आशा करते हैं आप 13 अप्रैल 9:30 बजे, जैसा कि कहा कार्यक्रम मिनट टू मिनट है, आप सभी उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पधारेंगे और सभी चीज़ों का एक साथ लाभ लेंगे। यह चेतना रेडियो है। अब आप सुन रहे थे अखिल भारतीय जाट महासभा संग्रिया के अध्यक्ष राजाराम बेनीवाल तथा उदय बेनीवाल से मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक के संग्रिया प्रस्तावित दौरे पर विशेष बातचीत। वार्ताकार थे संजय आर्य।